नमस्कार, बहुजन संवाद में आपका स्वागत है। बहुजन संवाद में आज सप्ताह के व्यक्तित्व कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे देश के वरिष्ठ पत्रकार रामशरण जोशी जी से। जोशी जी ये कार्यक्रम ऐसे व्यक्तियों के साथ में करते हैं जिन्होंने इस देश के अंदर सार्वजनिक जीवन में रहते हुए योगदान किया। हम जिसके बारे में ये मानते हैं कि जो समाज और देश को प्रेरणा दे सकते हैं, ऐसे जो व्यक्तित्व हैं देश में, हम उनके साथ में इस चर्चा को करते हैं। 200 से ज़्यादा हम इस देश के जो प्रमुख हस्तियाँ हैं, उनके साथ में हम ये चर्चा कर चुके हैं। आपका बहुत-बहुत स्वागत है बहुजन संवाद के इस कार्यक्रम में। जी। मैं अपने दर्शकों को ये बता दूँ कि हैं तो अलवर के, राजस्थान के हैं। 6 मार्च 1944 में आपका जन्म हुआ है और मुख्य तौर पर पहचान तो बहुत सारी है, लेकिन मुख्य जो पहचान है वो पत्रकारिता की पहचान है। और मेरे से भी जो एक संपर्क है वो नई दुनिया के दिल्ली ब्यूरो के तौर पर 1980 से लेके 99 तक लगभग 19-20 साल आप जब दिल्ली में रहे। ये वही समय था जब मैं भी 85 के बाद दिल्ली आ गया था। तब जो है तब से जोशी जी के साथ में बहुत नज़दीकी ताल्लुकात रहे। आप जो है पूरी दुनिया के अंदर बहुत घूमे हुए पत्रकार हैं। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, कई जगह पर आपने यात्राएँ की हैं। राष्ट्रपति के साथ गए, उपराष्ट्रपति के साथ गए, प्रधानमंत्री के साथ गए, विदेश मंत्रियों के साथ गए। और आस-पास के जो देश हैं चाहे पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, अफ़गानिस्तान हो, चाइना हो और सबकी बहुत रिपोर्टिंग आपने की है। इसके साथ-साथ 1971 का जो वॉर था उसकी रिपोर्टिंग और बांग्लादेश की रिपोर्टिंग आपने की है। तमाम सारे आप पदों के ऊपर भी रहे हैं और उसमें अगर हम ये कहें तो आपने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय, जो कि एक तरीके से मध्य प्रदेश की शान है और पत्रकारिता के क्षेत्र में मुझे लगता है कि हज़ारों पत्रकारों को जो गढ़ने का काम किया है वो आपने किया है। आप 99 से 2004 तक आप वहाँ पर प्रोफ़ेसर भी रहे और एक तरीके से प्रशासक की केंद्रीय भूमिका में भी रहे। आप राष्ट्रीय बाल भवन के अध्यक्ष भी रहे हैं 2004 में और केंद्रीय हिंदी संस्थान के उपाध्यक्ष भी आप रहे हैं। तमाम सारे पुरस्कारों से आपको नवाज़ा गया है। बिहार सरकार ने राजेंद्र माथुर राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार दिया। मध्य प्रदेश की सरकार ने शरद जोशी सम्मान दिया। दिल्ली हिंदी अकादमी ने पत्रकारिता पुरस्कार दिया। गणेश शंकर विद्यार्थी सांप्रदायिकता सौहार्द पुरस्कार, तमाम सारे आपको पुरस्कार मिले हैं और भी कई पुरस्कार हैं उसके बारे में हम जोशी जी से पूछेंगे। लेकिन इसके साथ-साथ में आपने जो बहुत एक वृहद जिसे कहा जाता है राइटिंग की है, तो आपकी जो रचनाएँ जो प्रकाशित हैं उसमें आदमी, बैल और सपने, यादों का लाल गलियारा, दंतेवाड़ा, मीडिया मिथ और समाज, मीडिया विमर्श जो पुरस्कृत भी हुई, विदेशी रिपोर्टिंग, फिर साक्षात्कार, सिद्धांत और व्यवहार, आदिवासी समाज और शिक्षा, हस्तक्षेप, थाप, अगला प्रधानमंत्री कौन, कटघरे में मैं, बोनजाई अपने समय का एक आत्मकथा है, अंग्रेजी में भी आई है, हिंदी में है और उसको कई पुरस्कार भी मिले हैं। और आपने भारतीय प्रेस संस्थान की पत्रिका विदुर, हिंदी संस्करण और राधा कृष्ण प्रकाशन की प्रकाशित मीडिया और बाज़ारवाद का आपने संपादन भी किया है। कुछ किताबें तो मेरे पास में हैं जो लेटेस्ट है वो आप देख सकते हैं। दर्शक इसका थोड़ा-थोड़ा ग्लिम्प्स दिखाएँगे आपको, है ना? ताकि जो एक बहुत बड़ी शख्सियत के साथ में आज बहुजन संवाद के तौर पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं और ये लोकतंत्र के विचार की किताब है, तो तमाम सारी किताबें हैं। मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूँ रामशरण जोशी जी, आपके साथ में जी, हमारे साथ में डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी हैं, वो जो को-होस्ट हैं। जी, जी। मैं जोशी जी आपसे जानना चाहता हूँ कि आपका जन्म अलवर में हुआ, तो आपकी जो पढ़ाई-लिखाई है, वो प्राथमिक शिक्षा और स्कूली शिक्षा जो है
वो कहाँ पर हुई और कौन से अध्यापक थे जो पढ़ाते थे? आपके साथ में कौन पढ़ते थे? उनके बारे में अगर आप कुछ साझा करना चाहें, पूरा स्कूलिंग आपकी। पहली बात तो ये आपने मुझे ये अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि सीधे आप समाज से जुड़े हुए हैं, किसान संघर्ष में काफ़ी आप सक्रिय हैं, मैं जानता हूँ, काफ़ी लड़ाइयाँ आपने लड़ी हैं, इससे भी मैं परिचित हूँ। आज आप ऐसे समय में आप लोगों से बातचीत करें तो ज़ाहिर है कि मुझे बहुत ही खुशी है और आभार आप सबका। मेरा जन्म अलवर में हुआ, आप जानते हैं कि ये रियासत है, छोटी-सी रियासत थी और गुलामी के ज़माने में मेरा जन्म हुआ। यानी असली जन्म हुआ मेरा 1943 30 अक्टूबर को, लेकिन सरकारी रोज़नामचे में मेरे घरवालों ने लिखाया 6 मार्च 1944। खैर, तो आज जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था आज़ाद भारत छोड़ो, तो उस समय मेरा जन्म हुआ और धीरे-धीरे आगे बढ़ा। अब जहाँ तक पढ़ाई का सवाल है, तो मेरा गाँव जो है बसवा, वो जय अलवर से कोई 50-60 किलोमीटर दूर है और ये दिल्ली अहमदाबाद मेन लाइन पर है और इसकी पहचान ये भी है कि राणा सांगा की यहाँ समाधि है हमारे गाँव में। तो मेरी प्रारंभिक जो पढ़ाई लिखाई हुई 5वीं तक यानी करीब 6ठी-7वीं तक वो गाँव में हुई, फिर टाटपट्टी में हुई, फिर वो समझ लो टाटपट्टी हुआ करते थे। फिर धीरे-धीरे फिर आगे बढ़े। तो उस समय के जो मेरी जो सहपाठी थे अब उसमें जहाँ तक मुझे याद है अब कोई बचा नहीं। उसमें कुछ सहपाठी शिक्षक थे अच्छे, जैसे मनोहर शर्मा थे, वो बहुत अच्छे शिक्षक थे। एक रघुवर दयाल थे, एक मन्नान था जो शायद वो जीवित हैं, दौसा में रहते हैं और कांग्रेस के अच्छे कार्यकर्ता एक्टिविस्ट हैं अपने ज़माने के। तो ये कुछ बचे हैं लेकिन अब हाई स्कूल से अब वो हायर सेकेंडरी बन गया है, काफ़ी अच्छा हो गया है उसका और तो लेकिन फिर बाद में मेरी पढ़ाई मतलब हम लोग तो बसवा से फिर शिक्षकों का अगर आप कुछ शेयर करना चाहें हाँ, जोशी जी, हाँ, शिक्षकों के शिक्षकों बारे में उस क्योंकि कहा ये हाँ, उस जाता समय है कि 14 साल तक ही व्यक्ति का जी हाँ। दिमाग जो है वो फ़ॉर्मेशन होता है, उसके विचार और संस्कार डलते हैं, तो इसलिए देखिए, गाँव में उस समय मेरी जहाँ तक मुझे याद है, एक हमारे जो क्लास टीचर हुआ करते थे, रामकिशोर अ, पूरी तरह से मुझे याद है वो और वो काफ़ी बड़े बहुत ही ईमानदार और बहुत मेहनती और जम कर के काम लेने वाले थे। और ये वो ज़माना था जो आज हम सोच भी नहीं सकते थे। अगर हम लोग ज़रा-सी भी गलती वो ये विद्यार्थी करे, तो उसके कान ऐंठ लिए जाते थे या उसे मुर्गा बना दिया जाता। ये आपको बताऊँ शायद लोगों आज के जो विद्यार्थी लोग इसकी कल्पना ही नहीं कर सकते। या तो नील डॉन जैसे मुर्गा बनना या हाथ खड़े कर देना या वो जो पेंसिल जो है वो उँगलियों के बीच में डाल देना अगर आपने गलती की है और या होमवर्क करके नहीं लाए। और उस समय के जो उस समय के जो प्रिंसिपल थे पुरोहित थे अलवर जयपुर के से, वो थे तो बड़े अच्छे थे। मैं जहाँ तक एक थे सिद्धार्थ, गौतम सिद्धार्थ वो वो पढ़ाया करते थे हमें साइंस। तो कहने का मतलब ये था और ये रामकिशोर जी ये पढ़ाया करते थे मैथ्स। तो अच्छा मतलब उस समय पढ़ाई बहुत होती थी, पढ़ाई पर ध्यान और अनुशासन पर। आज अनुशासन के बारे में आप कई जगह जहाँ तक मुझे अनुभव है अगर कि आप बच्चे को जैसे आप कनाडा, यूएसए में आप बच्चे को डाँट तक नहीं सकते। लेकिन वहाँ तो सीधा अगर आप प्रार्थना में अगर 2 मिनट लेट पहुँचे, तो आपको बाहर खड़ा कर दिया जाता था। मुझे वो भी दिन याद है, आप ताज्जुब करेंगे ये जान कर के, 7,000 की आबादी का बसवा होता था, अब तो बड़ा हो गया, टाउन हो गया। उस समय घंटियाँ 1 घंटा बजते 3 घंटे हमारे हाई स्कूल से। पहले घंटे में हम जगते थे, दूसरे घंटे तैयार और तीसरे घंटे में दौड़ लगाते थे और इसके में उसमें शामिल होता था।
तो कहने का मतलब ये है कि घड़ी वड़ी इस समय जो आजकल लैपटॉप और ये मोबाइल की जो घड़ियां, वो उस समय की बात छोड़िए, रिस्ट वॉच भी नहीं होती थी। तो किसी के गांव में कोई 10-15 गांव परिवार के बीच में एक घड़ी होती थी। और रेडियो या ट्रांजिस्टर तो बहुत ही कम होता था। रेडियो को होता था, क्योंकि उस समय समाचार का और मनोरंजन का मुख्य आकर्षण केवल आकाशवाणी या ऑल इंडिया रेडियो, उससे ही हमें खबर मिलती थी। और उस समय के जो, जहां तक क्योंकि पूछा है आपने, तो गांव में उस समय 2 अखबार आते थे जो जयपुर से छपते थे, बड़ा मशहूर अखबार थे, राष्ट्रदूत और दैनिक लोकवाणी, ये आते थे। तो लेकिन बहुत सीमित थे, एक तो हमारे स्कूल में आते थे सरकार की तरफ से, और कुछ बाहर के कुछ लोग खरीद लिया करते थे, इतना प्रचार नहीं था। तो दूरदर्शन की तो बात छोड़ ही दीजिए, ये तो बहुत बात का डेवलपमेंट जी, है। जी। हम तो जी, सबके, आगे लेकिन बढ़ते मैं हैं हम। नहीं, जी, एक बात मैं शेयर करना चाहूँगा जी, ज़रूर, कि उस समय मुझे अपने किसी ने कहा कि आप हर मंगलवार को व्रत रखा करें और रोज़ाना हनुमान चालीसा पढ़ा करें, और आप पास होते चले जाएँगे। जिस साल मैंने शुरू किया, सुनील जी आप ताज्जुब करेंगे, उस साल में फेल हो गया। बस, तो वो हनुमान चालीसा बेकार गई, मेरा व्रत रखना बेकार गया, और सुबह नहा धो के, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, मैं नहा जा रहा था। वो भी सब बेकार गया। तब से लगा कि ये सब बेकार है, अपनी मेहनत पे निर्भर रहना चाहिए, हनुमान जी हो या दूसरे कोई देवी देवता हो। तो यहाँ से मेरी जी, जी, एक जी, जोशी मानसिक जी। निर्माण की। जी। जी, जी, नहीं, वो तो बोले। ठीक है। आपने आपने लोग कहेंगे कि आपने व्रत में कुछ अशुद्धि की होगी, तभी आपकी तपस्या जो है वो स्वीकार नहीं की गई, है ना? तो खैर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी, आपका जी, कॉलेज का जीवन क्या रहा? कहाँ पे आपने कॉलेज के अंदर पढ़ाई की? वहाँ पर कौन से सहपाठी थे? कौन आपके शिक्षक थे? पहली बार आप देखिए, किसी वैचारिक संगठन के साथ में कहाँ पर जुड़े? कौन था जिसने आपको जोड़ा? वो वैचारिक संगठन की तो बहुत बाद में बात आती है। फिर हम बसवा से फिर चले गए जयपुर, और वहाँ फिर मैंने रेजिडेंस मिडिल स्कूल, बिल्कुल जो उस ज़माने के महाराजा का हुआ करता था, वहाँ पे मैंने एडमिशन लिया, और फिर इसके बाद दरबार हायर सेकेंडरी में लिया। मतलब वो रियासत का ज़माना था। और क्योंकि राजमहल के बिल्कुल पास ही था हमारा मिडिल स्कूल, तो वहाँ भी तो उस समय एक हुआ करते थे टीचर, वो बहुत ही मुझे आज भी याद है, श्याम सिंह पवार। तो उन्होंने, मैं एक बात ज़रूर आपसे शेयर करना चाहूँगा। श्याम सिंह पवार ने एक बार हम लोगों को वो टेस्ट दिया, और ये है कि भई आप घर से ये लिख कर के लाइए कि आप लोग में, आप में कितनी अच्छाई है और कितनी बुराई है। यानी एक तरह का सेल्फ एनालिसिस, आजकल नहीं होता। ये बात मैं आपको कर रहा हूँ 1956-57 की। तो अगले दिन हम सभी ने, क्योंकि असाइनमेंट मिला था, तो मैंने अपनी कमियाँ करीब 60-70 गिनाई, और 30-35 मैंने अच्छाइयाँ गिनाई। तो उसको लेके हंगामा हुआ। मैंने कहा भाई, मैं जो जिसमें कमियां हैं, यानी आप कह सकते हैं कि आत्मनिरीक्षण और विचारशीलता, ये वहीं से मुझे पैदा हुई। तो इसके लिए श्याम सिंह पवार जो हैं, वो खास तौर से जिम्मेदार हैं कि उन्होंने सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ एनालिसिस या कन्फेशन, आत्मविश्वास, जैसे बोलते हैं ना, आत्मस्वीकृतियां, तो वहां से मेरी शुरुआत हुई 8वीं क्लास। तो और इसके बाद फिर मैंने, एक अच्छी बात ये थी कि मैंने लिखना भी वहीं से सीखा। और ऑल इंडिया रेडियो जयपुर में आपको ताज्जुब होगा ये जान करके, मैंने 8वीं में कहानी बच्चों के लिए और एकांकी, बाल एकांकी, मेरे कई वहाँ से प्रसारित भी हुए ऑल इंडिया रेडियो से। बच्चों के कार्यक्रम हुआ करते थे उस समय, ये हर रविवार को और बुधवार को। तो मैंने बाल एकांकी लिखे, और उसके अंदर बड़े-बड़े जो ओम शिवपुरी जैसे, सुधा शर्मा, मोहन महर्षि, ऐसे-ऐसे लोगों ने उसमें एक्टिंग की मेरे नाटकों में। तो आप कह सकते हैं कि
मुझे एक्सपोज़र अच्छा मिला 10वीं तक ही। इसके बाद फिर मेरी पढ़ाई बड़ी खानाबदोश ढंग से हुई। ये मैंने आत्मकथा में लिखा है कि एक तो कुछ घर की आर्थिक स्थितियाँ ज़रा ठीक नहीं थी, तो इसका विस्तार से मैंने उसमें चर्चा की है आत्मकथा में। मैं बोनसाई अपने समय का। इसके बाद ये कह सकते हैं कि मेरी पढ़ाई-लिखाई एक खानाबदोश ढंग से होती रही, कभी कहाँ, कभी कहाँ। मैंने आपके इंटरमीडिएट आपके मध्य प्रदेश बोर्ड से किया, ये भी मैं आपको बता दूँ। कि वहाँ से किया। फिर मैंने ग्रेजुएशन यहाँ से किया, पंजाबी यूनिवर्सिटी से किया और एमए मैंने रेगुलर किया। ये किया आपके चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से, इंग्लिश में 2 साल वहाँ रेगुलर पढ़ा। तो कहने का मतलब है कि काफ़ी उतार-चढ़ाव आए और जहाँ तक वैचारिक उसका है, देखिए शुरू से एक बात तो मुझ में रही बचपन से, ये मुझे पिताजी से मुझे विरासत में मिला। पिताजी थोड़े वेदांती थे, थोड़े विवेकानंद और स्वामी रामतीर्थ इसके वो बड़े उपासक थे, मतलब काफ़ी पढ़ा करते थे। और हमारे घर में बड़ा एक खुला एटमॉस्फेयर था, उसका असर मुझ पर हमेशा रहा। हमारे घर में साधु संत भी आते थे, फ़कीर भी आते थे और पादरी भी आते थे, क्योंकि पिताजी रेलवे में स्टेशन मास्टर थे। तो अंग्रेज़ों के ज़माने में उनकी बड़ी इज़्ज़त थी और आप साबित करेंगे जानकर के कि अंग्रेज़ों ने उस समय उनको ईमानदारी का वो एक गोल्ड मेडल भी दिया, मेरे पिता को। तो वो मुझसे हमेशा ये पूछते थे कि अ तुम ये जानो कि तुम कौन हो? कहाँ से आए हो? तो ये क्रिटिकल एनालिसिस की जो विरासत मुझे मिली, उस समय को मार्क्स वगैरह, लोहिया वगैरह कुछ वो था नहीं, ये तो हम कहाँ। तो मेरे पिताजी ने ये जानना सिखाया, कहाँ से आए हो? क्या करना है? किधर जाना है? तो ये कह सकते हैं 8वीं 7वीं 8वीं तक मुझ में ये संस्कार आ चुके थे। और इसके बाद फिर जब जयपुर गए और इसके बाद फिर जयपुर से फिर मैं दिल्ली आया और ये कह सकते हैं कि मेरा जो गुरु है, कोई भी है, वो परिस्थितियाँ और अनुभव है। उससे परिस्थितियों से जनित जो अनुभव मुझे होते गए उससे मैं आगे बढ़ता गया। लेकिन बहुत खाँटी विचार के संबंध की जो बात करते हैं, वो तो मैं बहुत बाद में आया 1971 में। उस समय मार्क्स, लोहिया और नरेंद्र देव, ये आचार्य नरेंद्र देव, इन सब के फिर बाद में इनके साहित्य के समय तब जाना कि क्या हो। लेकिन मेरी लड़ाई जो है कट्टरवाद के खिलाफ ये 69 से शुरू हो चुकी थी। हिंदुस्तान समाचार में मैं पत्रकार था, बना वन भोपाल में भी 67 में रिपोर्टिंग किया था और वो संघ की क्योंकि ये हिंदुस्तान समाचार संघ द्वारा प्रेरित या नियंत्रित था, तो वहाँ फिर हम लोगों ने एक आंदोलन शुरू किया कि भाई ये एक तो ये ये कह सकते हैं छुट्टियाँ मिलनी चाहिए, वेतन बढ़ना चाहिए। इस बहाने से एक संघर्ष की शुरुआत हुई और हमारे जो हमने यूनियन बनाई, आप जानते हैं उसके प्रेसिडेंट कौन थे? उनके पहले प्रेसिडेंट थे एसएम जोशी। उन्होंने मैंने कहा कि साहब इसके आप बने, उस समय वो लोकसभा के मेंबर थे, वासी में रहते थे, कैनिंग लेन में। तो मैंने कहा जोशी जी और मैं उससे पहले हम गए थे दत्तोपंत ठेंगड़ी के पास। देखिए, उस ज़माने का मैं ईमानदारी की बात बताऊँगा, ये वाक़ई शेयर करने लायक है हर एक के लिए। दत्तोपंत ठेंगड़ी ने कहा कि देखो यार जोशी जी, हम आपके प्रेस यूनियन के अध्यक्ष नहीं हमें मत बनाओ। मैंने कहा क्यों? अरे! क्या होगा मैं बन गया तो रोज़ाना मुझे नागपुर से वो आता रहेगा कि इनकी माँग मत मनवाओ, इसको छोड़ो। दत्तोपंत ठेंगड़ी साहब ने ये बात कही, तो मैंने कहा कि फिर किसको बनाएँ? तो उन्होंने कहा, "मैं अन्ना से बोल देता हूँ।" तो मैंने कहा, "अन्ना कौन?" "अरे! अपनी जोशी जी, एसएम जोशी।" तो उन्होंने वहीं फ़ोन किया कि भई ये आ रहे हैं और आप इसके चेयरमैन अध्यक्ष बनिए, मैं नहीं बन सकता क्योंकि ये हिंदुस्तान समाचार के जो मैनेजर है, एडिटर है, वो नागपुर से रोज़ाना मुझे आदेश दिलवाएगा और मैं इनके साथ न्याय नहीं कर सकूँगा मज़दूरों के साथ, कर्मचारियों के साथ, पत्रकारों के साथ। अब देखिए, ये एक ईमानदारी
नहीं मिलती, उस जमाने की लीड है। और फिर इसके बाद एसएम जोशी बने और आखिर तक रहे और हमारी कई मांगे मंजूर भी हुई, लेकिन हम सड़क पे आ गए। मतलब खैर, तो वहां से मैंने जाना कि समाज कैसे बनता है, विचारधारा क्या होती है, आर्थिक संबंध, राजनीतिक संबंध, राज्य का चरित्र कैसे होना चाहिए, वहां से शुरुआत होती है। जी, जी, आगे जोशी जी, आप जी, समाजवादियों के चक्कर में तो आप एसएम जोशी मतलब एक टॉलेस्ट पर्सनैलिटी सोशलिस्ट मूवमेंट की अभी तो 90 वर्ष हो रहे हैं जब हम ये बात कर रहे हैं। जी, उस ज़माने के और बहुत ही सोबर, थॉरो, जेंटलमैन, बहुत बड़े जानकार, बहुत बड़ा गोवा मुक्ति से लेके और फ्रीडम मूवमेंट के अंदर और संयुक्त महाराष्ट्र के आंदोलन में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। ट्रेड जी। यूनियन के अंदर भी बहुत बड़ी भूमिका रही। फिर उसके बाद में आप जो है आगे लेफ्ट के साथ आप कैसे जुड़े? ये जो रिवॉल्यूशनरी आप अच्छा, यूथ आप के साथ ताज्जुब आपका करेंगे, जुड़ाव हुआ, वो कब हुआ, कैसे हुआ? देखिए आप ताज्जुब करेंगे ये जान करके 1970 में पूर्णिया में एक भू हथियाओ आंदोलन चला था। आपको मैं बता दूं कभी भी इतिहास पढ़, और एसएम जोशी जी मुझे अपने साथ ले गए और वो दिनमान के लिए मैंने रिपोर्टिंग की। उस जमाने में पूर्णिया में हम लोग गेस्ट हाउस में ठहरे, उसमें सर्किट हाउस में जोशी जी, कर्पूरी ठाकुर और जेडी अहमद, ये सब बड़े-बड़े हम सुबह-सुबह जाते थे आंदोलन करने के लिए या ज़मीन हथियाने के लिए वहाँ पर, और वो खेतों में जाते और वो उस समय के राजाओं के पास बड़ी ज़्यादा ज़मीन थी। तो ख़ैर, वहाँ फिर एक माने ये कहा जा सकता है कि एक किसान समाज क्या होता है, पहली बार एक्सपोज़र एसएम जोशी जी ने और मेरा करवाया और कर्पूरी ठाकुर साहब ने करवाया। वो सब लोग, और मैंने दिनमान में रिपोर्टिंग की। उस समय रघुवीर साई जी संपादक हुआ करते थे और मैंने काफ़ी रिपोर्टिंग वहाँ से। अब वो धीरे-धीरे ये हुआ, ये बात आपने बड़ी बारीकी की पूछी। मैं 71 में जब वॉर कवर करने गया, इंडो-पाक वॉर, यानी मैं ये कह सकता हूँ कि हिंदी का कोई पत्रकार रिपोर्टिंग करने वहाँ पर मौजूद नहीं था, अगरतला। वहाँ मैं कई महीने रहा और इसके बाद मैं जनवरी 72 में ढाका से लौटा। वहाँ रघुवीर साई जी से भी मुलाकात हुई। लेकिन उस 71 और 72 के समय में मैं वामपंथी के संपर्क में आया वहाँ पर, और उनसे एक क्या कि भाई इसको समझिए कि ये मुक्ति संघर्ष क्यों चला। पाकिस्तान, देखिए उसमें एक बड़ी अच्छी बात ये हुई कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान दोनों मुस्लिम देश, इस्लाम के नाम पर, धर्म के नाम पर भारत का विभाजन हुआ, पाकिस्तान बना। लेकिन क्या मज़हब से इस्लाम इनकी समस्या को का समाधान कर सका? यानी पूर्वी पाकिस्तान में भी सुन्नी समुदाय बहुमत में, और वेस्ट पाकिस्तान में भी सुन्नी समुदाय, शिया समुदाय तो बहुत अल्पसंख्यक है। तो सुन इसका मतलब ये है कि बहुत सारी चीजें जो धर्म से ऊपर हैं, मजहब से ऊपर है, कि तो वहां से मैंने फिर अध्ययन करना शुरू किया कि हाँ, आर्थिक शक्तियां क्या होती हैं, समाज का ताना बाना, राष्ट्र का ताना बाना। तो फिर मैं ये समझिए कि अच्छा हाँ, ये वो भी समय था देखिए कि जब यूथ मूवमेंट और एमएल का मूवमेंट, सीपीआई एमएल का मूवमेंट, नक्सलपंथी मूवमेंट काफी जबरदस्त था आंदोलन। और मुझे याद है कि अ, वो उस समय चारू मजूमदार, कानूनी सान्याल, ये सब एक बड़े एक थे, स्टूडेंट मूवमेंट जोड़े होते थे। और उधर लेबर मूवमेंट भी जबरदस्त हुआ, ये भी शायद आपको याद दिला दें कि जॉर्ज फर्नांडिस का रेलवे स्ट्राइक जो 74 की थी, क्या जबरदस्त स्ट्राइक थी। तो उससे पहले फिर मैं इसके आया, मैंने कहा ठीक है और अध्ययन करते हैं, और अध्ययन के बाद फिर मैं बाकायदा यूथ फेडरेशन, ऑल इंडिया रिवोल्यूशनरी यूथ फेडरेशन का अध्यक्ष बना। वो एक मीटिंग, वो सभा, वो इसमें इलेक्ट हुआ। और इसके बाद तो फिर जाहिर है, लेकिन बाद में मैंने उनका कुछ बातों को लेके मतभेद हो गया, और वो मतभेद ये था कि मैंने लीडरशिप के साथ-साथ कहा कि भाई ये चाइनीज़ चेयरमैन आवर चेयरमैन नहीं हो सकता।
अगर कोई भी हमारे देश का चेयरमैन होगा, हमारे देश का ही होगा। ठीक है, माओ बड़े नेता हैं, ऐतिहासिक नेता हैं, उन्होंने एक सफलता के साथ चीन को क्रांति लाई, इसमें उसको हम सलाम करते हैं। लेकिन वो भारत के चेयरमैन नहीं हो सकते। इसलिए मैं इस नारे के बिल्कुल खिलाफ। दूसरा, व्यक्तिगत हिंसा। मैंने कहा कि ये चारों लाइनें ये भी गलत है। भाई, व्यक्तिगत हिंसा के माध्यम से आप क्रांति नहीं ला सकते। उसमें आप किसको मार रहे हैं? बेचारे छोटे-मोटे किसान को, जो सीमांत किसान है, या कोई जमींदार, और ये सिपाही को। मैंने कहा नहीं, इससे भी ये तो गलत, इससे कोई क्रांति नहीं आने वाली है। दूसरा मतभेद ये था। तीसरा मतभेद ये था कि भाई आप रूस को जो सोशल इम्पेरियलिस्ट कहते हैं, सामाजिक साम्राज्यवादी, तो मैं ये मान के चलता हूं कि आज भी अमेरिका ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली देश है, साम्राज्यवादी देश है। इसलिए हम सामाजिक साम्राज्यवाद, क्योंकि चीन की ये लाइन है, चीन और रूस में आपस में वो चल रहा है मतभेद, तो इसलिए उसकी लाइन हम टो करें। मैंने कहा नहीं, हमको लाइन। फिर मैंने ये कहा कि देखो, यहाँ की सामाजिक संरचना, जाति प्रथा को समझना होगा, और उसके लिए, क्योंकि मैं डॉक्टर लोहिया को पढ़ चुका था, मैंने कहा इस समय अगर आप भारत की सामाजिक संरचना को, जाति प्रथा को समझना है, तो वहां हमको डॉक्टर लोहिया को पढ़ना पड़ेगा, वहां पेरियार को पढ़ना पड़ेगा, अम्बेडकर को पढ़ना पड़ेगा। इनसे अलग हट करके आप कोई क्रांति समाज में नहीं आ सकते। अगर वाकई अब मार्क्सवाद ठीक है, मार्क्स बहुत जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सब कुछ वो नहीं हो सकता। और मार्क्स ने खुद ने भी ये माना है कि किसी भी देश में अगर क्रांति आएगी तो उनकी सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अनुसार आएगी, उसके परिप्रेक्ष्य में आएगी। तो मैंने कहा कि देखिए, यहाँ की जाति संरचना को समझने के लिए व्हील ऑफ हिस्ट्री पढ़िए, डॉक्टर लोहे के विचार पढ़िए, और डॉक्टर अम्बेडकर को एनिहिलेशन ऑफ कास्ट ये पढ़िए। तब तो इनसे मतभेद होते चले गए। तो लेकिन मैं आज भी अपने इन सारे विचारों पर दृढ़ हूँ, क्योंकि इनको बिना खाली मार्क्स से, अकेले से काम नहीं चल सकता। और उसके बाद तो फिर मैं सब गांधी बात, मैंने कहा भी है 10 साल पहले कि हम गांधी को क्यों याद करें। अगर दुनिया को बदलना है तो गांधी जी के रास्ता ही एकमात्र रास्ता है, जो लंबे समय तक उसकी वजह, मैं एक वैचारिक बात बता रहा हूँ, उसकी सबसे बड़ी वजह है कि जब लेनिन ने या माओ ने जब क्रांतियां की थी, उस समय राज्य मजबूत नहीं था इतना। राज्य यानी स्टेट व्यवस्था इतनी मजबूत नहीं थी। आज स्टेट बहुत मजबूत है, और ऐसी जो विकराल और विराट जो राज्य व्यवस्था है, शक्तिशाली, उसका सामना सिर्फ गांधी के रास्ते से ही हम कर सकते हैं। हाँ, उसमें कुछ और परिवर्तन किया जाए परिस्थितियों के अनुसार, लेकिन गांधी जी का जो रास्ता है वो सस्टेन करता है लंबे दूर तक। इसको समझने की आज जब बहुत ज्यादा महती आवश्यकता है, क्योंकि गांधी केवल राजनीति की बातें नहीं करते, समाज के बारे में, संस्कृति के बारे में, आर्थिक चिंतन के बारे में, एक पूरा व्यक्ति का, समाज का एक कायांतरण, एक कायाकल्प कर लाते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो और गांधी जी सबसे बड़ी बात है कि वो लगातार इवॉल्व करते हैं, जो और लोग जी, नहीं कर जी। पाते चिंतन में, वो इवॉल्व करते जी, हैं। हम थोड़ा तो आगे मैं बढ़ते मेरा हैं कह जोशी जी। सकते हैं कि ये थोड़ा जी, सा परिवर्तन जी, तो हुआ। जी, जी। बोलिए। मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा-सा आपने अलग-अलग अखबारों में नौकरी की, फॉर्मल जर्नलिस्ट आप रहे, अलग-अलग पदों के ऊपर रहे। तो आप उसको कैसे आप याद करना चाहेंगे? मतलब आपके लगभग 20 साल नई दुनिया के, उसके पहले के भी और उसके बाद के भी पत्रकारिता के अंदर तो आप तमाम सारे मालिकों से भी आप मिले, तमाम सारे नेताओं से, बड़े-बड़े साहित्यकारों से, बहुत बड़े जो लिटरेरी पर्सनैलिटीज़ से भी मिले आप। तो मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि किन लोगों ने आपको आपके पूरे पत्रकारिता के जीवन में सबसे ज़्यादा प्रभावित किया? देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि नई, जो भी मुझ में जैसे भी वैचारिक स्वतंत्रता के संस्कार हैं, उसमें मैं नई दुनिया को बड़ा महत्व देना चाहूँगा। नई दुनिया के जो मालिक थे, वो मूलतः कांग्रेसी थे, और उस समय के एडिटर थे राजेंद्र माथुर और राहुल बापू थे।
वो समाजवादी भी थे। और जब मेरे सिलेक्शन का सवाल उठा तो उन्होंने बाकायदा मेरा समर्थन किया। लेकिन आपको आश्चर्य होगा ये जान कर के कि कांग्रेस के कुछ एमपीज़ ने जो हमारे जो प्रोप्राइटर थे अभय छजरानी और राजेंद्र माथुर, इनको कहा आप एक एक्सट्रीम लेफ्ट के आदमी को ब्यूरो चीफ बना रहे हैं, इतनी सीनियर पोजीशन दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये बताइए कि न्यूज़ में कुछ जो आज भी मुझे याद है, वो न्यूज़ में कुछ गड़बड़ी करते हैं क्या? उसमें विचार डाल नहीं सब वो रिपोर्टिंग सही करते हैं। तो उन्होंने कहा कि न्यूज़ में वो कहीं कुछ नहीं करते, व्यूज़ उनके अपने। आपको आश्चर्य होगा ये चीज़ जान कर के सुनील जी, और सबको जानना चाहिए। मुझे राजेंद्र माथुर टोटल पैकेज जो मेरा हुआ दिल्ली के, वो संपादक राजेंद्र माथुर जी से ज़्यादा हुआ, टोटल। तो वहाँ पर बहस शुरू हुई कि जो आपके हमारे अधीन है, उसको इतना वो आपसे अपने संपादक से ज़्यादा उसको मिल रहा है। तो अभय छल्लानी और राजेंद्र माथुर ने जानते क्या कहा? राहुल माथुर ने, वो समाजवादी थे। उन्होंने कहा कि हम अब जोशी जी को बुर्जुआ बना रहे हैं, बुर्जुआकरण कर रहे हैं, ताकि ये वापस बस्तर ना लौट जाए लड़ने के लिए। इसलिए हमने अपने से ज़्यादा दिलवाया है। जस्ट देखिए ऐसे संपादक और ऐसे मालिक, यानी आज तो आप सोच ही नहीं सकते। आपको आश्चर्य होगा जान करके कि आईबी ने मुझे 1 साल 2 साल तक क्लीयरेंस नहीं दिया था एक्रेडिटेशन के लिए। तो उन्होंने कहा उस समय के अभय छल्लानी और नरेंद्र तिवारी जी भी वो पार्टनर हुआ करते। उन्होंने कोई बात नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे कि ये सरकार आईबी कैसे रिलीज देती। उन्होंने कहा अरे आप क्रांति करने गए थे, दाऊद इब्राहिम बनने थोड़ी गए थे। ये शब्द हैं प्रोपराइटर कि आप दाऊद आप क्रांति करने गए थे, क्रांति नहीं आई कोई बात नहीं, लेकिन आईबी से हम लड़ेंगे सुप्रीम। जब मालूम हुआ सरकार को भाई ये तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, तब तुरंत क्लियर कर दिया गया और एक्रेडिटेशन मिल गया। तो देखिए सबका मालिक। और आज तो नई दुनिया में जो 20 साल तक अब तक मतलब मुझे मैंने लिखा ये सब कहीं भी नहीं रहा, लिख भी चुका हूँ। 20 साल तक मैंने काम किया, कभी भी मुझ पर कोई दबाव नहीं डाला गया कि आप इसके पक्ष में लिखें या इसके विरोध में लिखें। कुल मिलाकर 1 या 2 स्टोरी रुकी होंगी, क्योंकि कुछ नहीं होती। नहीं तो मेरा जो लेखन जो चला आप पढ़िए उस समय के, मैंने जम कर के लिखा, कांग्रेस के खिलाफ भी लिखा और बीजेपी के खिलाफ जो भी है, मतलब हमारी विचार ऊपर कोई पहरा उन लोगों ने नहीं बैठाया। और मुझे अच्छा लगा कि राहुल बारकोसे जैसे लोग सपोर्ट करते रहे कि नहीं अब रहना चाहिए। मैं बीच में छोड़ के भी गया और फिर वापस मैं राष्ट्रीय सहारा में भास्कर में भी गया। 3 दिन में भास्कर को छोड़ के मैं आ गया। ये आपको और बता दूं, क्योंकि वहाँ वो वैसा एटमॉस्फेयर उस जमाने में नहीं था, आज का तो मैं जानता नहीं। और लेकिन आप देखिए नई दुनिया ने मुझे वापस ले लिया सम्मान के साथ उसी पोस्ट पर। तो कहने का मतलब है कि मुझे अच्छे लोग मिले जिससे मेरी जो वैचारिक अस्मिता है ना, वो सुरक्षित रही, अक्षुण्ण रही और आज भी रही। और जहाँ तक नेताओं, देखिए कितने प्रधानमंत्रियों, कई प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों के साथ हुआ। एक तो जहाँ तक दुशासिक महिला जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा जी, उनको भी बहुत करीब से देखने को मिला। वो इमरजेंसी का जो एक पीरियड है एबेरेशन, निश्चित रूप से, क्योंकि उसके तो हम भी शिकार रहे। तो खैर, लेकिन बाद में वो थी बड़ी दुशासन। मैंने तो उनको खासतौर से 71 के बाद में देखा, उनकी जगह और कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं कर सकता था। और आखिर तक वो मतलब ये है, देखिए इमरजेंसी में भी मैंने दिनमान में, आपको आश्चर्य को जानकर के, जो बस्तर में 4 आदिवासी किसानों ने आत्महत्या की, दिनमान में लिखा और रघुवीर साई ने छापा। जबकि मैं मिसा वारंटी था, इमरजेंसी थी और तो भी छपा। मतलब मैंने उस समय भी काफ़ी लिखा, लिंक में लिखा, आप ताज्जुब करेंगे, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में लिखा, पैट्रियट में लिखा। तो मुझ पर ऐसा कोई वो नहीं हुआ। तो मतलब एक वो दौर था। अच्छा, दूसरा राजीव गांधी थे बेचारे, वो अनलाइक
पॉलिटिशियन थे, अच्छे थे, पारदर्शी थे, सब चीज थे, लेकिन एक अच्छे राजनेता के बारे में मैं उनको नहीं मानूंगा। दिल के अच्छे थे, मतलब साफ सुथरे व्यक्ति थे, गलती से वो पॉलिटिक्स में आ गए, गलती मुझे लगता है उनके साथ तो ये, लेकिन मैं ये आपके वो अटल तो जी के साथ भी मैंने बात एक्सीडेंटल की। प्राइम मिनिस्टर हुए ना, उनके घर में परिस्थिति ऐसी पैदा हो गई जिसके चलते उनको प्राइम हाँ, मिनिस्टर जिम्मेदारी लेनी और पड़ी। जी लेकिन अच्छे जो टू पॉइंट वाले काम करने उसमें ये आपके नरसिम्हा राव भी अच्छे थे, और गुरजाल को तो बहुत कम समय मिला। अटल जी के साथ भी मैंने उनकी आखिरी यात्रा यूएसए की थी, वो कवर की। वो बड़े, वो तो सबसे बड़ी बात ये थी सुनील जी उस जमाने की, कि जो जितने भी नेता राजनेता थे वो बहुत ही खुले दिल के रंग के थे, और वो किसी के प्रति मतलब आप विरोधी हैं लेकिन दुश्मन नहीं मानते थे, सबसे बड़ी बात ये। और पत्रकारों को भी वो मतलब पत्रकारों को अपने साथ, अब जब भी हम लोग वापस लौटते थे तो वो प्रेस प्लेन में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे खूब, चाहे वो अटल जी हो या कुमार गुजराल हो या राजीव गांधी हो। मैं तो उस समय भी था जब उनके ऊपर कोलंबो में हमला हुआ, और मैं उनके साथ ही था वहां पर 87 में। तो आके ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें एक प्लेन में ही, और बहुत ही खुल करके बात, मतलब ये एक, मतलब मुझे तकलीफ ये होती है कि जैसे हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी 10 साल से एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सके हैं। ये अच्छी बात नहीं है। बाकी मनमोहन सिंह जी को बारे में कहते थे ये मौनी बाबा हैं और ये तो कुछ नहीं। वो उन्होंने 100 से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस की 10 साल में। तो ये एक नेता का सेल्फ कॉन्फिडेंस बताता है। अब जब आप पत्रकारों से दूर भागते हैं, पत्रकार का मतलब जनता, पत्रकार तो जनता की बात को सामने रखता है राज के, तो हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री जी हैं वो जनता के पास जाना नहीं चाहती ढंग से। पत्रकार सवाल करेंगे कि राज्य क्या कर रहा है, इंडियन जी स्टेट क्या जी कर रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि मुझे वो दौर ही अलग था। हम मतलब उस दौर को, उस दौर के नेता और राजनेताओं जी को जी। और आज की मैं इनको जोशी जी। जी तुलना नहीं कर सकते, तुलना नहीं करते। जी जी जी। बोले। मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ, जी आपका वारंट निकला था फिर आपकी गिरफ्तारी नहीं हुई, इसका क्या कारण था? हाँ, ठीक है, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। अ, मैं आत्मकथा में हालांकि बहुत ही विस्तार से लिख चुका हूँ। मुझे बचाने में, मैं क्या है कि इमरजेंसी लगने से पहले एक प्रोजेक्ट मेरे पास था, और उस समय के बहुत ही संवेदनशील अधिकारी हुआ करते थे, कमिटी, डॉक्टर बीडी शर्मा, ब्रह्मदेव शर्मा। उन्होंने मतलब वो तो आदिवासी समस्याओं के बारे में, मतलब उनसे ज्यादा कोई जानता ही नहीं था, और उनसे मेरी पहली मुलाकात 71 में बस्तर में हुई। वहां भी मैं दिनमान के लिए गया था, जो 71 में जो चुनाव कवर करने के लिए। वहां उस समय डॉक्टर बीडी शर्मा कलेक्टर थे, और एक उनके साथ 2-3 रातें बिताने का समय मिला। अरे इतने कमिटेड, इतने माने आईएएस होते हुए, कलेक्टर होते हुए लगता ही नहीं था, वो लगता यही लगता था कि भाई ये कार्यकर्ता है, सामाजिक कार्यकर्ता, धोती पहन करके जनता के बीच में चल रहा। तो उन्होंने एक प्रोजेक्ट मुझे दिलवाया, जो कहा कि भाई एक जोशी जी आप ठीक है वहां बच्ची तो हैं, लेकिन एक प्रोजेक्ट पर काम करिए। मैंने क्या कि उनका है कि जो बेला डीलम में जो औद्योगिकरण हुआ है उसका आदिवासियों के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक उस पर ताने बाने पर क्या प्रभाव पड़ा। तो क्योंकि आप इकोनॉमिक्स को समझते हैं, पूरी डायनामिक्स को समझते हैं, तो एक प्रोजेक्ट उन्होंने दिलवा, उस पर मैं काम कर रहा था। इसी बीच इमरजेंसी लग गई, तो डॉक्टर शर्मा ने कहा भाई, मैंने कहा साहब ये तो वारंट इशू हो गया, मेरे घर भी रेड हुई है, रेड हुई थी जहाँ मेरे साथ। तो तो उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, चिंता की बात नहीं है, मैं बात। तो उन्होंने 1-2 दिन बात की, तो फिर पीएन अफसर साहब उस समय बहुत क्लोज थे, गांधी फैमिली के वाइस चेयरमैन भी थे, उसके प्लानिंग कमीशन के, उनसे बात हुई, और अंत में ये तय हुआ, वो मैं था उस समय राज्य मंत्री थे, तो उनसे तय हुआ कि भाई
ठीक है, हम इन्हें वारंट तो वापिस नहीं लेंगे जो इश्यू हो चुका है, लेकिन हम इन्हें गिरफ्तार नहीं करेंगे, आपके प्रोजेक्ट पे काम करते रहिए। लेकिन अगर इनकी कुछ ऐसी गतिविधियाँ मिली हैं जो कि कानून व्यवस्था के विरुद्ध हो या प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ है, तब हम इन्हें बाहर नहीं रहने देंगे। ये एश्योरेंस आपको देना होगा डॉक्टर साहब। डॉक्टर शर्मा ने एश्योरेंस दे दिया, मुझसे कहा, मैंने कहा ठीक है, देखिए मैं सपोर्ट तो नहीं करूँगा आप लोगों को, लेकिन ये अलग बात है कि प्रधानमंत्री इंदिरा जी के खिलाफ मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन सपोर्ट मैं नहीं करने वाला। उन्होंने कहा नहीं सपोर्ट करनी है, आप खामोशी से एनालिसिस करिए, रिसर्च करिए, सर्वे करिए। लेकिन ऐसा उन्होंने, ये 2-3 लोग थे, डॉक्टर बी डी शर्मा, पीएन अक्सर और पीएन योगानंदर, तो मेरा वारंट तो तब वापस लिया जब इमरजेंसी हटी और उसके बाद शाह कमीशन में भिंडरवाला ने नाम मेरा लिया कि इनको अरेस्ट नहीं, लेकिन फिर मुझे वहां से 12 घंटे में भगा भी दिया गया बस्तर से। कलेक्टर ने प्रदीप बैजल थे, उन्होंने कहा कि नहीं, रात ही रात मुझे, क्योंकि संजय गांधी आ रहा है, संजय गांधी और उनकी पत्नी मेनका गांधी आ रहे हैं और आईबी ने कहा कि दोषी वहां से निकाला जाए तुरंत, कुछ भी हो सकता है। तो कलेक्टर ने कहा भी सब वो तो अभी हमारे निगरानी में काम कर रहे हैं, कोई नहीं हम कोई रिस्क नहीं ले सकते इन लोगों का। तो फिर मुझे रात ही रात जीप में भर कर, मैं इंटीरियर में काम कर रहा था और तो जीप संदिग्ध भेजी गई। राष्ट्रद्रोही वाली आप कैटेगरी में थे। मैं आगे हाँ बढ़ता हूँ जोशी जी, और लेकिन आपसे ये एक जानना बात चाहता हूँ। जी, एक बात बता दूं मैं कि उस जी, समय लेकिन बोलिए, बोलिए। राष्ट्रद्रोही हमको नहीं माना गया। इंदिरा जी ने एक जरूर है कि राष्ट्रद्रोही हमको नहीं कहा। ये बात तो ये हमको एंटी नेशन, एंटी इंडिया नहीं कहा गया था, ये तो है। हाँ जी। जी। मैं जी एक तो ये कि आपके जो 3 बड़े असाइनमेंट रहे, माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय का, राष्ट्रीय बाल जी भवन का और केंद्रीय हिंदी संस्थान का। तो मैं चाहूँगा जी इसके बारे में आपकी टिप्पणी संक्षेप में, तीनों का जो अनुभव था, उसका सार संक्षेप। इन देखिए जो तीनों जो पद के ऊपर आपके ऊपर ज़िम्मेदारी थी, आप उससे खुश रहे, आपको लगा कि आप जो करना चाहते थे वो पूरा कर पाए, या आपको काम करने में कोई दिक्कत आई, या आपको लगा कि आपने इसमें जिस तरीके से इसको एक्सीलेंस में आगे बढ़ाना था, उत्कृष्टता इसकी बढ़ानी थी, वो आप कर पाए। तो क्योंकि समय कम है, केवल 15 मिनट रह गया है, तो इसलिए मैं चाहूँगा कि बहुत संक्षेप में 5 एक मिनट देखिए में तीनों संस्थाओं के बारे में आप ज़रा। जब जी, देखिए पहली बार तो मैं राष्ट्रीय बाल भवन का अध्यक्ष बना और एक ज़माने में इंदिरा गांधी उसकी अध्यक्ष थी तो मैं भी बना। लेकिन जैसा अभी बात तो हुई ना कि पीएम बाई एक्सीडेंटल पीएम, तो आप मुझे कह सकते हैं कि एक्सीडेंटल चेयरमैन, चेयरपर्सन कह सकते हैं। देखिए इसका और केंद्रीय हिंदी संस्थान का उपाध्यक्ष का, इसका श्रेय श्री अर्जुन सिंह जी को मैं देना चाहूँगा। ये उनकी वजह से हुआ। आप ये कहें कि मैं मेरी योग्यता और ये ऐसा सब कुछ नहीं है, ये मैं लिख चुका हूँ। अर्जुन सिंह जी से क्योंकि संबंध नई दुनिया के अच्छे थे, मेरे भी अच्छे रहे क्योंकि वो काफ़ी हद तक थोड़े सोशलिस्ट और लेफ्ट विचारों के थे अर्जुन सिंह जी, और उनसे हमारी पटरी अच्छी बैठती। मैं था, सुदीप बैनर्जी, हम लोग थे तो एक हमारी अच्छी पटरी बैठ, तो उनकी वजह से मैं बना, इसमें कोई हाँ, लेकिन ये जो मक्खनलाल चतुर्वेदी वाला है उसमें बाकायदा मेरा सिलेक्शन हुआ और उसमें सिलेक्शन में जैसे जस्टिस सावंत, अजीत भट्टाचार्य, हालाँकि ये सब लेफ्ट विंगर थे और जस्टिस सावंत वगैरह, तो इन्होंने मेरा सेलेक्ट किया और इसके बाद उस पर ठप्पा लगाया आपके उस समय के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे दिग्विजय सिंह, उन्होंने, क्योंकि वो काउंसिल के चेयरमैन थे और उन्होंने ठप्पा लगाया। तो मैं देखिए जहाँ तक सवाल है काम तो, अब जो मैं ये कहूँ कि साहब मैंने जो सोचा था वो हुआ, ऐसा मैं मुझे कोई ऐसी गलतफ़हमी नहीं है। मैंने अच्छी योजनाएँ दी अ, राष्ट्रीय बाल, हाँ, पहले आपको ताज्जुब होगा जान के कि नेहरू जी के ज़माने से लेकर और जब तक मैं आया, उस समय तक राष्ट्रीय बाल भवन ने एक भी आदिवासियों के लिए प्रोग्राम नहीं किया था, जबकि उनके मैनिफेस्टो में है। तो मैंने जबलपुर में प्रोग्राम करवाया।
छत्तीसगढ़ का और सबका मिला करके बच्चों के लिए आदिवासी, एक काम मेरा ये हुआ, तो वो तो पूरा हो गया। दूसरा काम मैं चाह रहा था कि जो गुजरात में के दंगों में जो बच्चे प्रभावित हुए हैं, उनको सेलेक्ट 101 बच्चे बुला करके, हिंदू मुस्लिम सभी, उनके उनके मस्तिष्क पर क्या असर पड़ा उस हिंसा का, इससे यहाँ दिल्ली में बुला करके इसको देखा जाए, ऊपर रखा जाए। तो वो अधूरा रहा, हालांकि स्वीकार हो गया था लेकिन कर नहीं पाया। और सवाल है कि केंद्रीय हिंदी संस्थान में हमने एक जरूर कोशिश की थी कि भाई ये यूएन के अंदर हिंदी को मान्यता मिल जाए 7वीं लैंग्वेज, और इसीलिए न्यूयॉर्क में हमने सम्मेलन करवाया वहां पर, लेकिन वो मान्यता अभी तक नहीं मिली, क्योंकि उसमें सरकार को आगे आना पड़ेगा उस समय, लेकिन नहीं। और तीसरा इसमें अच्छा काम किया केंद्रीय, ये इसमें मकल्ला चतुर्वेदी विश्वविद्यालय में नोएडा में मैंने एक केंद्र खोला, तो ब्रांच खोली, कैंपस यहाँ भी बनाया, उसका विस्तार किया और अच्छे लोग वहां से निकले। वहां भी पूरी आजादी थी और संयोग से उस समय के जो चांसलर थे, वाइस चांसलर, वो शरद बेहार थे। शरद बेहार जी, उन्होंने पूरा सपोर्ट मेरा किया। हालांकि वो मैनेजमेंट पूरा संघी था, लेकिन वाइस चांसलर शरद बेहार, जिनको आप जानते ही हैं, वो थे तो पूरा, और उनके बाद मैं था, तो सपोर्ट अच्छा मिला। और अच्छा पूरा मैंने कई एक्सपेरिमेंट भी किया, उसमें भी अच्छा लगा। तो कुल मिला के, लेकिन संपूर्ण संतुष्टि तो नहीं है और हो भी नहीं सकती, क्योंकि उसके बाद तो फिर आपकी यात्रा समाप्त हो जाती है। तो थोड़ा बहुत असंतोष रहते ही रहना चाहिए, जिससे कि हम लोग आगे बढ़ते रहे। जी बोले। जी। जोशी जी, आपका जो एक तरीके से सक्रिय सार्वजनिक जीवन तो खैर अभी भी आपका जारी है, आप निरंतर लिख रहे हैं, किताबें आपकी छप रही हैं, 8-10 किताबों को तो मैंने ही देखा है। तो मैं इसमें आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप मान लूँ कि मैं 44 में आप जन्म हुआ तो 20 साल का वो मान लिया जाए तो 64 और उसके बाद में 14 और अभी के 24 25, तो करीब-करीब 40-45 साल का आपने राजनीति के बहुत उतार-चढ़ाव देखे। देश के सामने, समाज के सामने जो चुनौतियाँ आई, उनको बहुत बारीकी से आपने देखा और आपने उसके ऊपर लिखने का काम किया। हम आज जिस दौर में पहुँचे हैं, उसकी तुलना 60s, 70s, 80s, 90s और उसके बाद के दशकों के अंदर आप किस तरीके से आप करते हैं? देखिए जब सुनील जी, 2014 से जो दौर शुरू हुआ है, उसकी तुलना पहले के उससे करना, मैं समझता हूँ कि निरर्थक हुआ, क्योंकि जो 1952 से नेहरू जी के ज़माने से चला, ठीक है, कमियाँ सब में रहती है, लेकिन इस समय सबसे बड़ी जो कमी, सबसे बड़ी बात ये है कि 2014 से 2024 के बीच में भारतीय राष्ट्र राज्य का संपूर्ण चरित्र बदल दिया। और ये है कि इस समय स्टेट, यानी जो इतनी इंसेंसिटिव हो गई है, असंवेदनशील, ये ऐसी नहीं थी। पहले उस समय भी संघर्ष होते थे, सब कुछ होते थे, लेकिन जो जो जनता और उसके बीच में, शासक के बीच में संवादहीनता जो बढ़ी है, वो उस समय एक नहीं थी। जैसे हम लोग उस समय कांग्रेस के भी विरोधी रहे हैं, और लेकिन एक बात, फिर दूसरा कि मैं एक पत्रकार के रूप में मैं ये कह सकता हूँ कि भई 67 से लेकर के और जब तक मैं रहा, पत्रकारों पर कोई अंकुश नहीं था। उस समय हम लोग प्रेस बोलते थे, और देखा जाए तो राज का चौथा स्तंभ की असली भूमिका उस समय का प्रेस निभाता था। आज वो संभव नहीं है। उस समय हमने कभी गोदी मीडिया नहीं सुना। ये शब्द, ये तो मोदी शासन के अंदर ही इस ये गोदी मीडिया जैसा शब्द सामने आया है। तो कहने का मतलब है कि इस दौर में सब, फिर उस समय हमारे लिए ये शब्द अनजाने थे। आपके मोब लिंचिंग, लव जिहाद, वोट जिहाद, लैंड जिहाद, और कि मैं, किसी भी प्रधानमंत्री ने ये नहीं कहा कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, और ईश्वर की मिशन
ईश्वर ने मुझे मिशन पे भेजा है। मैंने नेहरू से लेकर के नेहरू जी को मैं 3-4 बार उनसे मुलाकात के उनके साथ बैठने का एक मिला। नेहरू जी से लेकर के और अटल जी तक हम ले लें, इसके बाद मनमोहन सिंह तक ले लें, किसी ने ये नहीं कहा कि ये सब हम तो ईश्वर के मिशन पर हैं, ईश्वर ने जो भेजा है और हम तो नॉन बायोलॉजिकल है। तो मतलब ये पहली बात, इसका जानते हैं, शायद मोदी जी इससे सहमत नहीं होंगे कि मोदी जी आपने तो कह दिया, लेकिन उसका असर समाज पर, वर्तमान पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी पर क्या पड़ेगा? क्योंकि प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बोलते हैं तो वो संस्कार भी पैदा करते हैं। खाली उनका भाषण भाषण नहीं होता, वो संस्कार को जन्म देने वाला होता है। नई पीढ़ी को, यानी आज आपने अंधविश्वास भयानक बढ़ा दिया हर चीज के अंदर, संवेदनहीनता बढ़ा दी। तो ये तो इसलिए मैं पहले उससे तुलना नहीं, अटल जी से भी हमारी कई बार बोलने में भी बहस उनके हाँ ही कई बार जमकर के हमारी बहस हुई, सवाल जवाब हुए हम पर। एक बार तो उन्होंने कह दिया कि आज तो आप जोशी जी आप मुझ पर बड़े हावी हो रहे हैं कि सबके समय। तो मैंने कहा कि नहीं, क्योंकि उस समय कालाहांडी में भूख से लोग मर रहे थे, तो मैंने यही सवाल उठाया। तो वो कह रही नहीं वो बीमारी हो गई थी या कुपोषण। मैंने कहा कि जब आप विपक्ष में थे तब कहते कि भूख है और कांग्रेस कहती थी कुपोषण। तो मैंने कहा कि क्या भूख और गरीबी पक्ष और सत्ता पक्ष विपक्ष के साथ बदलती रहती है क्या? तो मैंने कहा कि ऐसा है अटल जी, मैं आपकी पत्रकारिता की भूमिका निभा रहा हूँ। जो फिर जोर से हटा हंसे, और लोग भी हंसे। मैंने कहा मैं आप पे हावी नहीं हो रहा, मैं आपकी भूमिका को निभा रहा हूँ। तो ये वो दौर था। क्या नरेंद्र मोदी जी के साथ कोई ऐसा, देखिए मैं मोदी जी को, ठीक है वो भी एक्सीडेंट से प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, लेकिन मैं उनको उस रूप में एक कल्चर पॉलिटिशियंस के रूप में एक्सीडेंट से या कॉन्स्पिरेसी से कॉन्स्पिरेसी से समझ लीजिए कैसे, और मीडिया से और या कॉर्पोरेट ने उनको बैठा मैं दिया। उसी पे आ रहा था कि कॉर्पोरेट की मेहरबानी से आप बने हैं, अब मैं ये भी क्योंकि चाहूंगा दूसरे कि तिवारी जी जो है अभी बचे हुए 8 मिनट हैं उसमें तिवारी जी के 2 प्रश्न तो कम से कम हो जाएं, और मेरा हाँ अनुरोध ये है बताइए। कि पहले तिवारी हाँ जी 2 प्रश्न कर लें और फिर आपके पास में जितना समय रहेगा, हमारे 5-7 मिनट बचे हैं, तो उसमें आप जवाब भी दे दीजिएगा और इनकी टिप्पणी भी आ जाएगी। जी, तिवारी हाँ जी आप पूछिए। पहले सवाल कर लीजिए ना। नहीं सर, सब तो ठीक है। आप तो सर इतने सीनियर और इतना ज्यादा अनुभव आपको है, और बहुत चर्चा होती है। मैं फिलहाल केवल एक मंत्रालय की मैं चर्चा करना चाहूंगा। लोग समझते हैं गृह मंत्रालय बहुत महत्वपूर्ण है, दूरसंचार बहुत महत्वपूर्ण है, शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, और मैं चर्चा कर रहा हूँ विदेश मंत्रालय की। आप जी तो सारे प्रधानमंत्रियों के साथ आप बाहर जाते रहे हैं। हम जी अक्सर देखे हैं कि आप कि अपना पीछे उठा करके देखिए, तो जितने प्राइम मिनिस्टर हैं या जो कि विदेश मंत्रालय पर ज्यादा फोकस हुआ करता था। अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री हुए, हाँ जवाहरलाल नेहरू विदेश मंत्री हुए, इंदिरा बिल्कुल। गांधी भी विदेश मंत्रालय देखी रहती थी। और आज की तारीख में भी जो हमारा प्रधानमंत्री है, विदेश मंत्री तो नहीं है, लेकिन आज की तारीख में देश का विदेश मंत्री कौन है अगर आप पूछना चाहे, जानना चाहे, तो पता नहीं चलेगा कौन है। जहां देखो वहीं हमारा प्रधानमंत्री जाता है। तो इस चीज को आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में और देश के स्तर पर आप इसका क्या असर देखते हैं? देखिए पहली बात तो ये कि इस समय का जो आपका विदेश मंत्री है वो मूलतः नौकरशाह है, इंडियन फॉरेन सर्विस का है। अब तक जितने भी हुए, यहाँ तक कि सुषमा स्वराज भी थी, सब लोग जो है विदेश मंत्री वो पॉलिटिशियन होते हैं, और स्टेट्समैन होते हैं, उनके अपने एक विजन होता है कि ये काम तो जवाहरलाल नेहरू जी से सीखना चाहिए कि विदेश नीति के माध्यम से कैसे, यही वजह थी कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो उनके जमाने में शुरू हुआ तो भारत का कितना नाम हुआ। आज तो कोई नहीं। तो हमारे जो मोदी जी हैं, क्षमा करें, मैं मोदी जी और अमित शाह जी को ठीक है बड़ी जगह हैं, मैं उनको एक नॉर्मल पॉलिटिशियन नहीं, एक और पॉलिटिकल प्रोसेस से जो होते हैं, जैसे अटल जी रहे, अडवाणी रहे, सुषमा स्वराज रहे हैं, ये इनसे मतभेद हमारे रहे, लेकिन एक पॉलिटिकल प्रोसेस, आपने वो पॉलिटिकल कल्चर डेवलप नहीं किया, राजनीतिक संस्कार। राजनीतिक संस्कार ये
पारसी थिएटर की तरह हाथ ऊंचा करके वो करने वाला वो नहीं होता है राजनेता का। एक होता है कि आप पब्लिक को कैसे एड्रेस कर रहे हैं। 1.5 घंटे रेड फोर्ट के प्राचीर से बोलने से कोई वो नहीं हो जाता। सवाल है आप क्या संदेश देना चाहते हैं। तो ये तो विदेश मंत्रालय बहुत महत्वपूर्ण होता है। विदेश मंत्री को मालूम होना चाहिए। जैसे नरसिम्हा राव के जमाने में वो भी थे, फॉरेन मिनिस्टर भी रहे, बाद में प्राइम मिनिस्टर बने। इंदु कुमार गुर्जर फॉरेन मिनिस्टर थी, सुषमा स्वराज भी फॉरेन मिनिस्टर थी। वो फॉरेन मिनिस्टर, अगर आप में एक पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है, वो स्टेटमैनशिप की है। यहाँ एक बात कहकर के मैं समाप्त करूंगा। हमारे जो वर्तमान विदेश मंत्री हैं, उन्होंने पिछले साल किसी इंटरव्यू में ये कहा कि हम चीन से कैसे भिड़ सकते हैं, वो तो बड़ी आर्थिक और बड़ी शक्तिशाली देश है आर्थिक दृष्टि से, और हम उससे कैसे भिड़ सकते हैं। ये स्टेटमेंट कितना भयानक है, देश के लिए शर्मनाक है। अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं उन्हें सैक कर देता, फायर कर देता कि आपने एक देश को अपना अपमानित किया ये कह के कि हम कमजोर हो गए। अरे ठीक है, कमजोर ठीक है, माना कि चीज बड़े शक्तिशाली, लेकिन तो ये उम्मीद एक विदेश मंत्री से, प्रधानमंत्री से नहीं की जाती कि आप देश की कमजोरियों को एक राष्ट्र स्वीकार करें कि हम कैसे भिड़ सकते। तो इसका बात है फिर इस सेना वीना खत्म करिए। इसका विदेश मंत्री ने ऐसी बात क्यों कही? क्यों कि उनके पास पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। पॉलिटिक्स की अपनी एक डायनामिक्स होती है। प्रणब मुखर्जी फॉरेन मिनिस्टर भी थे, फाइनेंस मिनिस्टर भी थे और प्रेसिडेंट भी बने। तो जब ब्यूरोक्रेट होने का मतलब ठीक है, आप अच्छा ड्राफ्टिंग करते हैं, इसमें कोई शक नहीं, डिप्लोमेटिक लैंग्वेज सब, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये कि पॉलिटिकल विजन आपके पास होना चाहिए, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग, पॉलिटिक्स की वो डायनेमिक्स होनी चाहिए। वो हमारे विदेश मंत्री जी के पास नहीं है। ऐसा कह के उन्होंने देश को ले जाया, और ये मोदी जी पर जिम्मेदारी इसकी आती है कि वो कैसे सहन कर गए, कैसे बर्दाश्त करके इतना जमीन। अब तो उन्होंने ऑफिशियली भी, अब तो विदेश प्रवक्ता ने स्वीकार कर लिया कि हाँ, चीन की कुछ काउंटीज में हमारा भी लद्दाख का कुछ हिस्सा दिखाई दिया है। अब तो ऑफिशियली स्वीकार कर लिया। तो प्रधानमंत्री खामोश है। एक बार भी उन्होंने पिछले 3-4 साल में चीन का नाम तक नहीं लिया। जी आगे। जी सर, ऐसे हाल में आज की तारीख में जो हमारे प्रधानमंत्री जी परेशान हैं कि अमेरिका से मुझे दावत आ जाए और मैं वहां चला जाऊं, तो उसका सीधा सा मतलब था कि वो अपना विदेश मंत्री हो गए होते तो वो शायद उनको इतनी जल्लत, इतनी जहालत न उठानी पड़ती। और शायद ये दुनिया के पैमाने पर जो ये घूम घूम करके तो विदेश मंत्रालय का वो महत्व नहीं समझ पा रहे हैं, या कोई इसमें उनकी ये कोई मजबूरी की जिम्मेदारी न रहते हुए और उसको करना चाहते हैं। भाई विदेश मंत्री जी तो गए थे दावतनामा लेने के लिए, 4-5 दिन वहीं पड़े रहे वाशिंगटन में कि भाई किसी ढंग से, कि जब ट्रंप अपने सबसे बड़े शत्रु देश चीन को, उनके राष्ट्रपति को बुला सकता है। अल साल्वाडोर जो छोटा सा मामूली है दक्षिणी अमेरिका का देश, उसके राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को बुला सकते हैं। और हमारे जो जिन्होंने नारा लगाया था अमेरिका में जाकर के अब की बार ट्रंप सरकार 2020 में, बावजूद यानी सारे प्रोटोकॉल को तोड़ा। ये किसी प्रधानमंत्री का काम नहीं है, इससे देश तो बेइज्जत हुआ है। मतलब आप कैसे कह सकते हैं कि अब की बार ट्रंप सरकार, ये प्रधानमंत्री का काम नहीं है? आप क्या करने गए थे? आप वहां राजकीय यात्रा पे गए थे या ट्रंप का प्रचार करने गए थे? ये सवाल, और अगर प्रेस से मुखातिब होते तो ये सवाल उठता। तो सवाल तो ये है कि ये जो चीन से उनको विदेश मंत्री का जो मंत्रालय है उसको संभालना आसान बात नहीं है सर, और उसके लिए आपको जी डिप्लोमेसी जोशी जी, समय समाप्त हो रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया बहुजन संवाद के लिए। हम आपसे और भी चर्चा करते रहेंगे। बस आपसे अनुरोध रहेगा कि विभिन्न विषयों के ऊपर जब हमारी चर्चा रहती है तो आप समय दें, और दर्शकों से अनुरोध कि आप इस इंटरव्यू को आप शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये जो पूरा एक बहस चर्चा
या जो परामर्श हुआ या पूरी जीवन का सार जो है हमने जोशी जी से जानने की कोशिश की है, अधिक से अधिक हम लोगों तक पहुंचा सकें। बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद मेरा भी आप जोशी जी सबको समय देने के लिए। धन्यवाद, शुक्रिया, आभार।